संगीता को अमर अपनी पसंद से घर में शादी करके लाया था, लेकिन संगीता को घर का कोई भी सदस्य पसंद नहीं करता। एक दिन संगीता अपनी सास नीलम के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज खाना क्या बनाऊं? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे 56 भोग बनाना आता होगा। तू जहां से आई है ना, वहां 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा तुम लोगों को तो। हाँ। माँ जी, आप बार बार मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लेकर आती हैं? उनकी क्या गलती है? शादी करके तो मैं आई हूं ना यहाँ पर। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए ना, उन्हें कह के आपको क्या मिलेगा? तुझे कह के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे घर में बस बहू ही नहीं आती है, बहू के साथ और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो और बहुत कुछ तो तू लाई नहीं है ना? माँ जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा क्यों करती हो जैसे पता नहीं क्या कमी हो? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब तू अपने साथ एक फटी साड़ी भी नहीं लाई है तो तेरी यहाँ जुबान भी क्यों खुल रही है? शर्म नाम की चीज तो है नहीं तेरे में, है? और ना ही तेरे घर वालों में। बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दिया। माफ कर दो माँ जी, आप बता दीजिए खाना क्या बनाना है। हमें तो तेरे हाथ का खाना भी खाने का मन नहीं करता, जा यहाँ से। अपनी सास की बात सुनकर संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में चली जाती है और रोने लगती है। संगीता, तुझे रोना नहीं है। माँ जी अभी गुस्से में है, उन्होंने अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो कोई मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोशिश करनी चाहिए माँ जी का दिल जीतने की। मैं आज माँ जी के लिए आलू प्याज के पराठे बनाऊंगी। संगीता आलू प्याज के पराठे बनाने लगती है। पराठे की खुशबू से संगीता की जेठानी माधुरी रसोई में जा रही होती है, लेकिन तभी उसे नीलम हॉल में दिख जाती है। अरे माँ जी, आप तो यहाँ हो, फिर इतनी अच्छी खुशबू अरे कहाँ से आ रही है रसोई में? कौन है? कुछ अच्छा बन रहा है क्या? अरे मुझे नहीं पता, चल जरा देखते हैं कि क्या बन रहा है रसोई में। नीलम और माधुरी दोनों रसोई में जाते हैं। अरे माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ, मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। संगीता टेबल पर खाना लगा देती है। माधुरी का पति महेश, माधुरी, संगीता का पति विनय, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सब खाना खाते हैं। विनय को आलू प्याज के पराठे काफी अच्छे लगते हैं और वो बोलता है, अरे वाह संगीता, आलू प्याज के पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। माँ, आपको कैसे लग रहे हैं ये पराठे? अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन बोल दिया कि अच्छे लग रहे हैं तो ये गरीब भिखारन मेरे सर पर चढ़ेगी। माँ बताओ ना। अच्छा आप छोड़ो, भाभी आप बताओ कैसे हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे गरीब लोगों को तो खाना बनाना सिखाया जाता है, ठीक ही है, इतने भी कुछ खास नहीं है। पराठे अच्छे तो काफी बने थे, लेकिन घर में कोई भी नहीं तारीफ करता है सिवाय विनय के। सब लोग संगीता से चिढ़ते थे। एक दिन माधुरी अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि संगीता के हाथ के प्याज के पराठे खाने का। मैं नहीं बोल सकती उसे, आप बोलो ना बनाने को। तू क्या पागल हो गई है? मैं और उसे बोलूं? अरे उसको अगर ये पता चला कि हमने उसके बनाए आलू प्याज के पराठे अच्छे लगे, हमने उसकी तारीफ कर दी, तब तो वो हमारे सर पर चढ़कर नाच करेगी। रुको, बुलाते हैं, और किसी बहाने से तो बनवा ही लेंगे। माधुरी तुरंत संगीता को बुलाती है। क्या हुआ दीदी, आपने बुलाया? कुछ काम था? तुम आज आलू प्याज के पराठे बना लो, शायद मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उन्हें प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं, और जिस होटल से मैं मंगवाती हूँ वो बंद हो चुका है, इसलिए तुम ही बना दो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। संगीता काफी सारे आलू प्याज के पराठे बना देती है, जिसे नीलम और माधुरी बड़े चाव से खाते हैं। तभी संगीता कहती है, दीदी आप तो कह रही थी कि आपके कुछ दोस्त आएंगे, अब तो काफी देर हो गई है, कब तक आएंगी? आलू प्याज के पराठे काफी सारे हैं। एक काम करो, मुझसे बाहर फेंक दो, मेरे दोस्तों का आना कैंसिल हो गया है। संगीता उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है और तभी विनय आता है और बोलता है, क्या हुआ संगीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? माधुरी दीदी ने मुझसे कहा कि मैं आलू प्याज के पराठे बना दूं। मैंने बहुत दिल से आलू प्याज के पराठे भी बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों का आना मना हो गया, तो वो सब फेंक दो। मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। कोई बात नहीं संगीता, तुम माँ और भाभी के बर्ताव को अपने दिल से मत लगाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। विनय हमेशा ही संगीता का साथ देता था। कुछ दिनों बाद महेश और विनय दोनों ही बहुत परेशान घर आते हैं। उन दोनों को परेशान देखकर नीलम कहती है,
क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे हमारे मुंशी जी का फोन आया था, वहां क्या हुआ? माँ, हमारा पूरा कारोबार डूब गया, बल्कि अब तो हम लोगों पर कर्जा भी हो गया है। शायद अब हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा। क्या? ये घर बेचना पड़ेगा? लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा घर है, ये अगर बेच दिया तो हमारा क्या होगा? भाभी, हमारे इस समय हालात ऐसे चल रहे हैं कि घर तो बिकना ही है। सब कुछ खत्म हो गया अब हमारा। एक ही रात में संगीता का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और अब वो लोग इतने बड़े घर से एक छोटे से घर में आ जाते हैं। खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देखकर एक सुबह संगीता आलू प्याज के पराठे बना रही होती है और उसे देखकर नीलम कहेगी, बहू, हमारे यहाँ खाने के लाले लगे हैं और तू आलू प्याज के पराठे बना रही है। तेरे ही पैर पड़ने के बाद हमारे ये दिन आए कि हम सड़क पर आ गए, लेकिन अब भी तुझे शर्म नहीं आ रही है ना? माँ जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम सब के लिए ही कर रही हूँ। मुझसे भी आप लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और अब बोल रही है ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मन ही मन तो खुश हो रही होगी ना? नीलम अब भी संगीता को काफी कोसती है, लेकिन संगीता हार नहीं मानती है और अब वो नुक्कड़ पर आलू प्याज का ठेला लगाने लग जाती है। थोड़ी बहुत अब संगीता की कमाई भी होने लग गई थी। घर का खर्च अब संगीता ही उठा रही थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद संगीता घर में एक गद्दा रखवा रही होती है और फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे पता है आपको जमीन पर सोने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने आलू प्याज के पराठे बेचकर आपके लिए ये गद्दा खरीदा है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। हमारे इतने बुरे दिन आ गए, लेकिन आज जो हम 2 रोटी खा रहे हैं वो सब तेरी वजह से। और इतनी मुश्किलों में भी तूने मेरे बारे में ही सोचा। आप मेरी सास नहीं, माँ हो, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। देखा माँ, आप हमेशा संगीता को नीचे दिखाती थी ना, लेकिन आज संगीता ही है जो हम सबके लिए इतना सब कुछ सोच रही है, कर रही है। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गलत तो हम सब थे और हम सब ने बहुत बड़ी गलती भी की है संगीता को नीचा दिखाकर। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। संगीता का आलू प्याज पराठा बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और संगीता की बदौलत ही अब सबके हालात सुधरते हैं। रूही एक अमीर बाप की बेटी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके पिता का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत के बाद धीरे धीरे रूही के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया था और अब रूही अपनी माँ अनीता के साथ एक छोटे से घर में आ जाती है। अनीता की अब तबीयत खराब होने लगती है। रूही बेटा, माफ कर देना। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपसे ही तो मेरा सब कुछ है। पिताजी तो वैसे भी हमें छोड़कर चले गए। अब मेरे पास आपके अलावा बचा ही क्या है? अब आप भी ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत दुखाओ ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या क्या होगा? माँ, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आप बस चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी चिंता चिता के बराबर होती है। रूही अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन रूही भी खुद बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ से दूर थोड़ा अकेले में बैठकर खुद से बात करते हुए कहती है, मैं क्या करूं? माँ को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं करूंगी क्या और कैसे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1-2 दिनों तक रूही काफी सोचती है और फिर बाद में अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्यों ना नई शुरुआत करें? नई शुरुआत? कैसे नई शुरुआत? रूही, तू क्या कह रही है? माँ, मैं ये ही कह रही हूँ, पापा ने भी तो अपना काम 0 से ही शुरू किया था ना। हम भी खाना बनाकर बेचते हैं ना। अगर लोगों को पसंद आने लगा तो हम ढाबा खोल लेंगे। ढाबे के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर सकती हूँ ना। हाँ, तू सही कह रही है। जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें कौन सी हार से डर लग रहा है। अब से हम खाना ही बेचते हैं। दोनों माँ बेटी अब लोगों को खाना बेचने लगी थी।
लोगों को उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद भी आ रहा था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेते हैं। साथ ही रूही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। कुछ दिनों बाद रूही के ढाबे में विनोद नाम का एक आदमी आता है और वो वहाँ की खास सब्जी मटर पनीर ही खाता है। आय हाय भाई साहब, क्या कमाल सब्जी बनाई है। आपके यहाँ कोई प्रोफेशनल शेफ है क्या? नहीं, हमारे ढाबे में तो मैं और माँ ही हैं। हम दोनों ही सब काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं और सब्जियां भी हम ही लेकर आते हैं। वाह 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 वाह, स्वाद तो बहुत ही उम्दा है। सच में खाकर मजा आ गया। यहाँ भूखे की भूख ही नहीं मिटती, बल्कि जिसको स्वाद चाहिए हो वो भी मिलता है। जी शुक्रिया। मेरे लिए अपने ढाबे की हर सब्जी ले आओ। अरे मटर पनीर इतना अच्छा है तो बाकी सब सब्जी के साथ ना इंसाफी क्यों करे? हाँ उन्हें भी तो चखने का मौका मिलना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। विनोद को गरीब ढाबे वाली के यहाँ का हर खाना काफी अच्छा लगता है और वो काफी तारीफ भी करता है। माँ बेटी का ढाबा अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद रूही अपने साथ अपनी सहेली मीनू को अपने ढाबे पर लेकर आती है। मीनू ढाबा देखकर बोलती है, ये तो वही ढाबा है, यहाँ के खाने की तारीफ मैंने काफी ज्यादा सुनी थी। हाँ, ये ढाबा मैं और मेरी माँ चलाते हैं और इन सब की वजह से ही मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। रूही, तुम मेरी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे और तुम्हारी माँ से कुछ सीखूं, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में रोज आ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है। तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना, इसे अपना ही ढाबा समझो। मीनू अब हर रोज ढाबा आने लगती है। एक दिन ढाबे पर काफी लोग आए थे और ढाबे पर भीड़ देखकर खुद से कहती है, ये रूही क्या कर रही है अपने ढाबे में ऐसा, जो यहाँ भीड़ आती ही जा रही है। तभी कॉलेज में इसका इतना नाम है, सब बच्चे इसकी इतनी तारीफ करते हैं। मैं भी देखती हूँ इस रूही का नाम ज्यादा दिनों तक कैसे रह सकता है। मीनू तुरंत रसोई घर जाती है जहाँ अनीता खाना बना रही थी। अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था। वो तो मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि आपको रूही बाहर बुला रही थी। ये रूही भी ना, अब मैं यहाँ खाना बनाऊं या रूही को देखूं? कोई बात नहीं आंटी जी, आप देख लीजिए कि रूही क्यों बुला रही है आपको। तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अनीता जैसे ही बाहर जाती है तुरंत मीनू सब्जी में काफी नमक मिला देती है। रूही अरुण नाम के एक ग्राहक को छोले की सब्जी और चावल देती है। जैसे ही अरुण छोले चावल खाता है तो उसे नमक काफी तेज लगता है। ये क्या है, इतना नमक? अरे मुझे छोले की सब्जी चाहिए थी, ना कि नमक की। क्या नमक ज्यादा है? नमक ज्यादा कैसे हो गया? माफ करना सर, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। रूही वो छोले अपनी माँ के पास लेकर जाती है और बोलती है, माँ इसमें नमक ज्यादा हो गया है, गुस्सा कर रहे हैं ग्राहक। मैंने तो बिल्कुल सही नाप तोल के डाला था नमक, फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? रुक, मैं अभी थोड़ी दही मिला देती हूँ, नमक ठीक हो जाएगा। अनीता दही मिला देती है और फिर छोले का स्वाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब भी मीनू मानती नहीं है और कई बार ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार मुंह की ही खाती है। मीनू एक दिन पीछे के दरवाजे से चुपके से रसोई में जाती है और खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला देती है। बहुत हो गया इन माँ बेटी का नाटक। अब तक मेरी हर चाल नाकामयाब रही, लेकिन अब नहीं, अब इन दोनों को ऐसे मार पड़ेगी कि याद रखेंगे दोनों। खाने में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर मीनू चली जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक बेहोश तक नहीं होता है। और ये बात जब मीनू को पता चलती है तो वो तुरंत वापस ढाबे में आती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खाने में अपने हाथों से जहर मिलाया था, फिर भी किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? अब क्या करा है तुम लोगों ने? किया हमने तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार तुम पकड़ी ही गई। पकड़ी ही गई? क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ी ही गई से? हमारे ढाबे में कई दिनों से रोज गड़बड़ हो रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी पर कोई शक था, लेकिन आज जब तुमने पीछे के दरवाजे से हमारे ढाबे के रसोई घर में घुसी हो ना, तो हमने तुम्हें देख लिया था। और हम तब इसलिए चुप थे ताकि सच तुम खुद अपने मुंह से बोलो, और देखो सच तुमने आखिरकार बोल ही दिया ना। कौन सा सच? ये सच नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पुलिस को भी पता चल गया है
क्योंकि यहाँ खड़े सादे कपड़े में लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं। तुमने हमारा काम खराब करने की जितनी कोशिश की है ना, अगर उतनी ही कोशिश अपना काम बनाने में कर लेती तो शायद आज तुम्हारा भी काम बन जाता। मीनू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गरीब ढाबे वाली के रास्ते में कई अड़चने आई, लेकिन दोनों माँ बेटी ने सभी अड़चनों को बखूबी पार किया और सफल भी रहीं। रेशमा, अनीता और पूनम तीनों बहनें अपने माँ बाप की चिता के आगे फूट फूट के रो रही होती हैं। तभी सबसे छोटी बहन पूनम कहती है, दीदी, माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा इनके बिना क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारा ख्याल रखेगा? दीदी, माँ पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? हम क्या करेंगे अब? तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अभी हूं ना तुम दोनों के पास। हम तीनों कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तीनों बहनें ही अब एक दूसरे के सहारा थीं, इसीलिए अब तीनों एक दूसरे का साथ देती हैं और रमा नाम की अमीर औरत के घर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों वहाँ काम कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रमा आती है और बोलती है, सुनो, तुम तीनों ने क्या मेरा वो वाला हार देखा है जो मैं कल लाई थी? नहीं मैडम जी, हम लोग तो कब से यही काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक आपके कमरे में सफाई के लिए गए ही नहीं हैं। तुम लोग जब मेरे कमरे में नहीं गए तो मेरा हार कहाँ गया? मैडम जी, आप वहीं देखिए ना, वहीं कहीं होगा आपका हार। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने ठीक से नहीं देखा? तुम तीनों चोरों बहनें यहाँ झुंड बना के मेरे घर चोरी करने आई हो, मुझे सब पता है। अब साफ साफ बता दो कि मेरा हार कहाँ है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दीदी, मैडम जी को देखो ना, क्या कह रही हैं? हम क्यों इनका हार चुराएंगे? हम चोर थोड़ी ना है। चोर? अरे तुम्हारे खून में ही चोरी है। तुम्हारे माँ बाप कर्ज नहीं चुका पाए तो आत्महत्या कर ली और तुम तीनों चोरी कर रहे हो अब। हम सच कह रहे मैडम जी, हमने आपका हार नहीं चुराया। अरे हमने चोरी नहीं किया है, आप हमारी बात पर यकीन करो। देखो, मैं तुम तीनों को साफ साफ बता रही हूँ, हाँ, या तो मेरा हार दे दो या अपना मुंह उठाकर यहाँ से चली जाओ, वरना आगे जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रमा की बात सुनकर तीनों वहां से चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही रमा अपने कमरे में जाती है और हार को देखते हुए कहती है, तीनों को काम किया दिया। ये तीनों तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग गई थी। अब मजा आया ना, पूरे महीने काम भी किया और 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। बेचारी तीनों बहनों के पास अब कोई काम नहीं होता है और ना ही कहीं कोई काम मिल रहा होता है। इसीलिए रेशमा अपनी दोनों बहनों को समझाते हुए कहती है, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं से कुछ कर ही सकते हैं। हम तीनों को तो याद ही होगा, जहाँ हम काम करते थे वहाँ घर के थोड़ी दूरी पर एक कचरे का ढेर था जहाँ कूड़ा बिना जाता था। एक बच्चा वहाँ पर कूड़ा बीनता था। हम भी बिल्कुल अब वैसे ही पैसे कमा सकेंगे। अब हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं मांगने जाएंगे। तीनों बहनें अब सुबह सुबह कूड़ा बीनती और उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेती हैं और फिर उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती हैं और ढाबा भी अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे उन तीनों बहनों की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ इतना बुरा हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर होगा। दीदी, आप सही कह रही हो, आपने सही कहा था, आप हमारा ख्याल रखोगे। माता पिताजी के जाने के बाद सच में आपने तो कोई कमी रखी ही नहीं। ये हम तीनों की ही मेहनत है। अब भगवान बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन 2 गुंडे आ जाते हैं और उनका ढाबा तोड़ने लगते हैं। आप लोग क्यों हमारा ढाबा तोड़ रहे हो? मत करो ऐसा। देखो, आप जो लोग भी हो, हमारे ढाबे को मत तोड़ो। अगर आपको पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे ढाबे को नुकसान मत पहुंचाओ। हटना यहाँ से। तुम लोगों की वजह से सेठ जी की इतनी बड़ी दुकान नहीं चल रही। ना रहेगा ढाबा, ना रहेगी आफत। दीदी, कुछ करो ना, हमारा ढाबा टूट रहा है। कुछ करो दीदी। मेरे आगे रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी रोना आ रहा है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि ये ढाबा खोला कहाँ है तुमने। हमें नहीं पता था कि यहाँ किसी को भी परेशानी होगी हमारा ढाबा खोलने से। हमें पता होता तो हम यहाँ कभी भी ढाबा नहीं खोलते। हमें माफ़ कर दो, आप हमारा ढाबा मत तोड़ो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम कहीं और ढाबा खोल लेंगे।
तीनों बहनों के बोलने के बाद भी वो गुंडे नहीं रुकते और ढाबा तोड़ देते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन तीनों को एक नाव दिखती है। पूनम तुरंत जाती है और नाव में बैठ जाती है। दीदी नाव आओ ना, आप दोनों भी आओ। दीदी नाव से एक आइडिया आया मुझे, हम लोग अपना नाव ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? ये हमारी नाव थोड़ी है, और जिसकी भी होगी ये नाव कल को वो तो आकर मांगेगा तो हम क्या करेंगे? दीदी मैं कई महीनों से देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। हाँ, इस नाव को लेने और ना ही इसकी देखभाल कोई कर रहा है। अगर किसी की हुई भी तो हम उधार ले लेंगे ना। लेकिन नाव में ढाबा कैसे खोल सकते हैं? ये तो सुनने में ही मुमकिन नहीं लग रहा है। फिर होगा कैसे ये तो बताओ तुम। देखो दीदी, मुमकिन भले ही नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन ये मुमकिन है। हम ढाबा खोलेंगे और इसमें खाने पीने की चीज़ें भी लोगों को बेचेंगे। हाँ, साथ में जिन लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है वो भी हम करेंगे। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा हो सकता है। अब तीनों बहनें मिलकर नाव ढाबा खोलते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर सवारी को छोड़ने के साथ साथ उन्हें खाना पीना भी खिलाते हैं। अनीता दीदी, आप सच में अच्छा आइडिया दे रही हैं। नाव ढाबा तो लोगों को पसंद आ रहा है। भले ही तारीफ नहीं की किसी ने, लेकिन लोगों की भीड़ तो रहती है। हम अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी, और वो दिन दूर नहीं जब हम कामयाब होंगे। तीनों बहुत मेहनत करते हैं। एक बार शादीशुदा अनंत और विभा उनके नाव में आते हैं। वैसे तुम तीनों का ये नाव ढाबा कुछ अलग है। क्या हुआ सर, आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा नहीं लगा? अगर आपको कुछ भी बुरा लगा या नहीं पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताना सर, हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अरे अरे, आप इतनी घबरा क्यों रही हो? आपका ढाबा अलग ज़रूर है लेकिन अच्छा भी बहुत है। मैंने आज तक बहुत ढाबे देखे हैं, बड़े बड़े होटल देखे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो आपके ढाबे में देखा। विभा सही कह रही है। आपके ढाबे में इतना अच्छा खाना भी है, सुविधा भी है इतनी अच्छी, और आप हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचा रही हो। और क्या ही चाहिए? आप हमारे ग्राहक हो, और अगर आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा लगा तो हमें और क्या ही चाहिए। आपने इतनी तारीफ़ की हमारे नाव ढाबे की, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा ज़रूर आना। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आपका नाव ढाबा इतना अच्छा लगा कि अगर अनंत भी मेरे साथ आपके नाव ढाबे में नहीं आएंगे तो भी मैं अकेले आ जाऊंगी, क्योंकि 3 बहनों का है, इसीलिए सेफ भी कितना है। जी बिल्कुल, आपका जब भी मन करे आप तब आना। आप पहले एक ग्राहक हो जिन्होंने हमारे नाव ढाबे की इतनी तारीफ़ की है। तीनों बहनों का नाव ढाबा धीरे धीरे मशहूर हो जा रहा था, और जहां बस 1-2 ग्राहक आते थे, अब वहीं लोग पहले से बुकिंग करवा लेते थे। अब तीनों बहनें अलग अलग नाव ढाबा चलाने लगती हैं। मुश्किलें तो कई आती हैं, लेकिन तीनों रुकती नहीं हैं और हर मुश्किल का तीनों डटकर सामना करती हैं और सफल भी होती हैं। साधना और मनोज दोनों एक छोटे से हरिपुर नाम के गांव में अपना एक ढाबा चलाते थे, और उनका ढाबा भी काफी पुराना था। कई लोग वहां आते थे। गर्मी का मौसम आ जाता है और अब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इस वजह से उनका ढाबा अब अच्छा नहीं चल रहा था। ये देखकर मनोज अपनी पत्नी साधना से कहता है, लगता है आज भी हमारा खाना फेंका ही जाएगा। जब रोज इतना इतना खाना फेंका जाता है तो बहुत बुरा लग रहा है। इस गर्मी में तो और भी हाल बुरा हो गया है हमारा। वही तो, अब तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। इतना पुराना ढाबा है हमारा, लोगों को यहाँ का खाना भी पसंद है, लेकिन फिर भी अब हमारे ढाबे में इतना सन्नाटा है। कोई बात नहीं है, वक्त ही चोट देता है, तो वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते ही हमारे पैसे जमा किए हुए भी सब खत्म हो जाते हैं। गरीब का ढाबा है जो और गरीबी में जा रहा है। अब इस सड़ी गर्मी में लोग घर से ही नहीं निकलना पसंद करते हैं, तो हमारे ढाबे में कैसे खाना खा पाएंगे? काम न चलने की वजह से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब भी हार नहीं मानते हैं। शाम का समय होता है और दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है, जिससे पता चलता है कि उनके बेटे अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों भागकर गांव के बाहर के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ही हमारे जीने का आखिरी सहारा है, वो ठीक तो है ना? देखिए, आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक तो है, लेकिन
लेकिन क्या डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों है? बताइए ना, हमारा बेटा ठीक तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बोलिए ना, वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से आपके बेटे की आंख की रोशनी चली गई है। अगर आपको अपने बेटे की आंखों की रोशनी चाहिए तो उसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए आपके काफी पैसे लगेंगे। आप बता दीजिए क्या करना है। क्या करना है? अरे हमारे बेटे की आंख की रोशनी चली गई है और आप वो रोशनी ला सकते हो तो ले आइए ना, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। दोनों घर आते हैं और यहाँ वहाँ से काफ़ी कर्जा लेते हैं, लेकिन पूरे पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी साधना कहती है, सुनिए जी, हमारे लिए सबसे ज़रूरी हमारा बेटा। पैसों का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया अभी तक, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपना ढाबा बेच देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, ढाबा तो दोबारा बन ही जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो दोबारा नहीं आ पाएगा ना। और घर ढाबा ही हमारे लिए आखिरी रास्ता है। तो ठीक है, मैं अभी जाकर बात करता हूँ और ढाबा बेच देता हूँ। ठीक है, आप जाइए और ढाबा को बेचकर पैसे ले आइए। अब तक मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हमारा बेटा वहाँ अकेला होगा। पैसों का इंतजाम हो जाता है और उन दोनों के बेटे की आंख की रोशनी वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उनका बेटा घर आ जाता है। घर आने के बाद धीरे धीरे हालात में सुधार आ रहा था, लेकिन अब साधना और मनोज दोनों के पास कोई काम नहीं था। अब तो हमारा ढाबा भी नहीं है हमारे पास। हमें कुछ तो करना होगा ना, हमारे बेटे के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। मैं खुद इतने दिनों से घर पर रह रहकर यही सोचता रहता हूँ कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या काम करें। हमारी कमाई का एक लौता ढाबा सहारा था, अब तो वो भी चला गया। अब इस बुढ़ापे में हमारा बच्चा ही हमारा सहारा है, लेकिन बच्चे को पैर पर खड़े होने के लिए हमें अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लोग अचानक से एक नया ढाबा तो खड़ा नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि कहीं किराए पर ही ढाबा खोल ले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? दोनों काफी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद साधना और मनोज दोनों जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जा रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है। जंगल में इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? चलो चलकर एक बार देखते हैं। लेकिन उस खाली घर से हमें क्या लेना देना है? अरे तुम चलो तो मेरे साथ। भगवान ने रास्ते में खाली घर दिखाया है, क्या पता ये हमारे लिए कोई रास्ता ही हो। दोनों उस घर में जाते तो देखते हैं कि वो पूरा खाली होता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, आप लोगों का ही है क्या ये घर? लग तो नहीं रहा कि ये आपका ही घर है। इतने समय से खाली था। आप यहाँ क्या करने आए हो? आप यहीं कहीं रहते हो क्या? हाँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। काफी समय से देख रहा हूँ ना, यहाँ कोई आता है न कोई जाता है, खाली ही पड़ा रहता है बस। एसी भी है काफी, गर्मी में गर्मी का एहसास भी नहीं होता है यहाँ तो, लेकिन अभी एसी ठीक नहीं है। एसी? यहाँ एसी भी है? आपको एसी ठीक करनी आती है? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सब काम आते हैं। अगर आपको एसी ठीक करवाने हो तो बताओ, अभी कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर आप ये सारे एसी ठीक कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे जो भी बनते होंगे आपके। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अभी बस देखो। वो लोग एसी ठीक करवाते हैं और उसके बाद घर की साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई करने के बाद अब दोनों पति पत्नी अपना ढाबा वहाँ खोल लेते हैं। गर्मी के कारण हमारे पहले वाले ढाबे में तो कोई आता ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो एसी है, यहाँ तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे कोई गलत इरादे तो है नहीं, और भगवान है ना, वो हमें ऊपर से देख रहा है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो भगवान सजा दे देंगे, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल भी जरूर देंगे। हमारे एक नए ढाबे को खोल लिया है हमने, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे नए ढाबे में लोग आएंगे? ये तो गांव से बाहर जंगल में है, यहाँ कौन आएगा? गांव से बाहर है, जंगल में है, लेकिन एसी वाला ढाबा तो गांव में पहली बार ही खुला है ना, और लोगों को हमारा एसी ढाबा पसंद आएगा। दोनों एसी ढाबे में भी काफी मेहनत करते हैं, किसी बात का कोई घमंड नहीं करते। धीरे धीरे एसी ढाबा वापस से गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। लोगों का अब वहां आना जाना लगा रहता है। काम भी अच्छा चल रहा था।
खासकर आने की वजह एसी ही होती है। लेकिन उन गरीब पति पत्नी की तरक्की देखकर दूसरे ढाबे का आदमी भैरव बहुत जल रहा था। इतनी मुश्किल से इन दोनों का ये ढाबा मैंने हथिया लिया था। अब यहाँ मैंने अपने पैर जमाए ही थे कि अब इन दोनों ने अपना वहाँ एक एसी ढाबा शुरू कर दिया। अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं अपना काम कब शुरू करूंगा? बहुत हो गया पति पत्नी का नाटक। अब ना रहेगा एसी और ना रहेगा एसी ढाबा। भैरव को इतनी ज्यादा जलन होती है कि अब वो रात के अंधेरे में उनके ढाबे पर जाता है और ढाबे की सारी एसी निकाल कर जुराने लगता है। तभी मनोज की आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है मेरे ढाबे में? मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। मनोज धीरे से झांकता है तो उसे भैरव एसी चोरी करता हुआ दिखता है और वो अपना डब्बा फोन उठाता है और तुरंत वहाँ पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस भैरव को गिरफ्तार कर लेती है और पति पत्नी का एसी ढाबा अच्छा चलने लगता है। मिहिर अपनी बहन रागिनी और बीवी बेला के साथ रहता है। वो एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होता है, जिसके जरिए वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। समय के साथ रागिनी को सौरभ नाम का एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो शादी कर लेती है। और ये सब होने पर मिहिर रागिनी से बातचीत करना बंद कर देता है। भैया, मेरी बात तो सुनिए, मुझे घर में आने तो दीजिए। नहीं रागिनी, तूने शादी करने से पहले मुझे पूछा तक नहीं और खुद की मर्जी से सब कुछ किया। इसीलिए मैं तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। चली जा यहाँ से। भैया, मैंने एक गरीब लड़के से शादी की तो क्या हो गया? मैंने कोई गुनाह थोड़े किया है भैया। मुझे स्वीकारिए भैया, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ भैया। अरे एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या तुम्हारी रागिनी? चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब, हाँ नहीं तो। इस तरह बेला और मिहिर रागिनी को अपने घर से और जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। रागिनी और सौरभ इस बात से बहुत दुखी होते हैं। देखो ना सौरभ, भैया और भाभी दोनों ने मुझे पराया कर दिया है। दुखी मत हो रागिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरा यकीन मानो, समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ सौरभ। अब मिहिर और बेला दोनों रागिनी और सौरभ से बातचीत बंद कर देते हैं। एक दिन जब सौरभ कंस्ट्रक्शन साइट से घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब रागिनी को इसके बारे में पता चलता है, तब वो चिंतित होकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं, हमें जल्द से जल्द पेशेंट के दिल की सर्जरी करनी होगी। काफी खून बह चुका है और दिल पर काफी चोट भी लगी है उनके। अब पैसों का इंतजाम कर दो, वरना कहीं देर न हो जाए। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। क्या 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी एक दिन में? हे भगवान, ये किस दुविधा में फंस गई हूँ मैं। रागिनी काफी परेशान हो जाती है और वो उसे मदद मांगने के लिए अपने भैया और भाभी के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। भैया, भाभी, मैं जानती हूँ मैंने आपके मन को बहुत ठेस पहुँचाई है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए और इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कीजिए। सौरभ की सर्जरी करनी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोटें लगी हैं उसे। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मदद कीजिए मेरी। नहीं रागिनी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। चली जाओ यहाँ से। हाँ, और जाकर कहीं और भीख मांगो, यहाँ पर मत आओ हमें सर दर्द देने। हाँ, चलो फुट जाओ अब यहाँ से। लेकिन बेला भाभी रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। बेला और मिहिर दरवाजा बंद कर लेते हैं और रागिनी की मदद नहीं करते हैं। अब बेचारी रागिनी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? कौन करेगा मेरी मदद? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे। रागिनी शाम तक कई सारे लोगों के पास बारी बारी जाकर पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता। जिसके बाद उसे गांव के किसी सेठ से उधारी पर पैसे लेने पड़ते हैं और उस तरह वो अपने पति का इलाज करवाती है। थोड़े दिनों बाद जब सौरभ धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तभी रागिनी, तुमने इतना सारा पैसा उधारी पर क्यों लिया? अब हम कैसे दे पाएंगे वो पैसे? तुम चिंता मत करो सौरभ, उस समय तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने वो फैसला लिया। सौरभ, मैंने तय किया है कि मैं अब गांव में ठेला लगाऊंगी और वहां पर खाना बनाकर बेचूंगी। उससे थोड़े बहुत पैसे आएंगे और मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सारे खर्चे और उस सेठ के पैसे भी चुका देंगे। रागिनी, लेकिन तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी अभी। नहीं सौरभ, कोई तकलीफ नहीं, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सही तरह से संभाल लूंगी, मेरा विश्वास करो।
रागिनी अब गांव में अपना छोटा सा ठेला लगाती है और वहां पर वो तरह तरह के पकवान बनाकर बेचने लगती है। गांव वालों को उसके ठेले पर बिक रहे इतने बेहतरीन पकवान बहुत पसंद आने लगते हैं और वो उसकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। अरे वाह वाह, इतना लाजवाब खाना तो हमने आज से पहले खाया ही नहीं है। ये कचौड़ियाँ, ये छोले और भटूरे, ओए होए 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 होए। अरे सच में कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ खाया है। इसे कहते हैं असली खाना और असली स्वाद। धन्यवाद भाई साहब, आप जी भर के खाइए। चाहिए तो और भी ले लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। रागिनी को वो छोटा सा जो ठेला है वो बहुत भा जाता है, क्योंकि अब पूरे गांव में काफी प्रसिद्ध होने लगता है उसका वो छोटा सा ठेला, जिसके बाद वो पैसे कमाकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल देती है और वहां पर वो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचने लगती है। रागिनी का रेस्टोरेंट की खबर जब बेला और मिहिर को पता चलती है तब उन दोनों को काफी जलन होती है। देख लो मिहिर, तुम्हारी बहन कितनी आगे निकल रही है हमसे। बहुत पर निकल आए हैं ना उसके। तुम्हें क्या लगता है? नहीं बेला, रागिनी मुझसे आगे नहीं जा सकती। मैं उसे आगे जाने नहीं दे सकता। तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर उसे बर्बाद कर दें? क्यों? लेकिन कैसे बेला? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे इस खुराफाती दिमाग में कई सारे प्लान्स हैं। बेला और मिहिर दोनों मिलकर भेस बदल लेते हैं और दोनों के दोनों भेस बदलकर कोशिश करते हैं कि वो रागिनी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाएं। और ऐसा ही होता है, जहां पर वो दोनों चुपके से उसके रेस्टोरेंट के खाने में मिलावट कर देते हैं और बाद में जब ग्राहक वो मिलावट वाला खाना खाते हैं तब उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और इसके चलते गांव वाले रागिनी के रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ कर उसे खूब सुनाते हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरे रेस्टोरेंट को मत तोड़िए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैंने मिलावट नहीं की है। अरे तो क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी भूत आया था क्या, जिसने मिलावट की? कुछ भी बकवास करती हो। अरे आज के बाद अगर तुमने गांव में फिर से खाना बेचा तो हम सबसे बुरा और कोई नहीं होगा। गांव वाले अब रागिनी के खिलाफ हो जाते हैं और रागिनी इन सब से काफी दुखी हो जाती है। वहीं मिहिर और बेला को ये सब होते देख बहुत खुशी महसूस होती है। आखिर वही हुआ जो हम चाहते थे। बड़ी आई थी अपने रेस्टोरेंट को चलाने वाली, अब अपने मुंह के बल गिरेगी बुरी तरह। एकदम सही कहा तुमने मिहिर। अब बेला और मिहिर की इस चाल के कारण बेचारी मेहनती रागिनी का रेस्टोरेंट बंद पड़ जाता है, जिस कारण वो बहुत टूट जाती है। लेकिन एक दिन अचानक से तेज तूफानी बारिश आती है, जिसमें बेला और मिहिर के घर पर बिजली गरज पड़ती है और उनका घर पूरी तरह जलने लगता है। उस रात वो जैसे तैसे बच जाते हैं और उनके पास रागिनी और सौरभ के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो दोनों वहां जाते हैं और रागिनी उन्हें अपने घर में ले लेती है और अच्छे से खाना खिलाती है। रागिनी और सौरभ की ये अच्छाई देखकर मिहिर और बेला को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो रागिनी और नंदोई जी। हमने आप दोनों का हर मुश्किल समय में साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज जब हम मुसीबत में हैं तब आप दोनों ने बिना कुछ कहे हमारा साथ दिया। इससे अच्छा नाता और रिश्ता क्या हो सकता है? हाँ रागिनी, मैं तुझसे गुस्सा था क्योंकि तूने एक गरीब लड़के से शादी की, लेकिन आज समझ आया कि सौरभ और तुम दोनों कितने अमीर हो। पैसों से तो कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन सच्चा अमीर इंसान वही होता है जो दिल से, मन से और अपने अच्छे और नेक कर्मों से अमीर हो। बेला और मिहिर दोनों रागिनी को अपना गुनाह बताते हैं कि उन्होंने ही उसके रेस्टोरेंट में आकर खाने में मिलावट की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोनों पूरे गांव के सामने अपना गुनाह कबूल करके रागिनी को फिर से सबकी नजरों में अच्छा साबित करते हैं और अंत में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और रागिनी फिर से अपना नया ढाबा खोलकर गांव में खाना बनाकर बेचने लगती है।